Hello everyone, welcome back to GK Today. This is Sia Verma and very good morning. I hope you all are doing very well. So आज के सेशन में हमें कवर करना है 3rd and 4th नवंबर के इम्पोर्टेंट जो न्यूज रही है उनका क्वेश्चन फॉर्म में एनालिसिस डिटेल एनालिसिस करेंगे हम यहाँ पे रिवीजन क्वेश्चन के साथ एंड क्विज के साथ हम इस सेशन को एंड करेंगे. And these questions are part of daily 20 MCQ series which is available on GK Today application. So start करते हैं आज का सेशन with the very first question. So the first question is where was the climate and health Africa conference held? So recently climate and health Africa conference ये कहाँ पर हुई? So the answer of this question is option number B, Zimbabwe. So Zimbabwe में recently CHAC 2024 का फर्स्ट एडिशन कंप्लीट हुआ है. फाइन. सो फर्स्ट क्लाइमेट एंड हेल्थ अफ्रीका कॉन्फ्रेंस है ये जो बेसिकली अफ्रीका रीजन पर फोकस करती है. अफ्रीका जो हेल्थ इम्पैक्ट फेस कर रहा है अपने क्लाइमेट चेंज के कारण उसे ग्लोबल लेवल पर एड्रेस करने के लिए प्लस डिफरेंट अफ्रीकन कंट्रीज के लीडर्स को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म में गैदर करने के लिए इस इशू पर चर्चा करने के लिए इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया, अरेंज किया गया. कहाँ पर? जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो है हरारे, जिम्बाब्वे. फाइन. फर्स्ट एडिशन रहा ये इसका एंड 29 टू 31 अक्टूबर तक ये चली. ओवरऑल 400 पार्टिसिपेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था इंक्लूडिंग ऑफिशियल्स एंड एक्सपर्ट्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्री. एंड इसी क्वेश्चन के साथ हम अदर थिंग्स को रिलेट करें तो क्लाइमेट चेंज को लेकर जो फर्स्ट ट्रीटी हुई थी इंटरनेशनल लेवल पर वो कौन सी थी आप बता सकते हैं? So the Kyoto Protocol. So basically the Kyoto Protocol इंटरनेशनल लेवल पर फर्स्ट ट्रीटी थी जिसे अडॉप्ट किया गया था सो दैट क्लाइमेट चेंज पर काम किया जा सके. वेरी इंपॉर्टेंट है ये. कब इसे अप्लाई किया गया था? दिसंबर 11 1997 में इसे अप्लाई किया गया था. कहाँ पर? क्योटो, जापान में. फाइन. COP3 के टाइम पर. और किसने किया था? UNFCCC ने, दैट इज यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. इसी के साथ एक पेरिस एग्रीमेंट आपने काफी टाइम सुना होगा. सो एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो 2015 में साइन हुआ था सो दैट ग्लोबल वार्मिंग के लिए लिमिट को सेट किया जा सके. फाइन. साथ ही इसी क्वेश्चन के साथ हम रिवाइज करेंगे जो रिसेंटली कॉन्फ्रेंस हुई है. So recently 17th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज करवाया गया था और कहाँ पर करवाया गया था? सो द आंसर इज गांधीनगर, गुजरात में 17th एडिशन हुआ था. फाइन. रिसेंटली जो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन है उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस अरेंज करी दैट इज बुद्धिस्ट मॉन्क एंड स्कॉलर्स. और किस सिटी में ये कंप्लीट हुई थी? सो कोलंबो, श्रीलंका में हुआ था. फाइन. रिसेंटली ऑल इंडिया सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड कॉन्फ्रेंस ये कहाँ पर संपन्न हुई थी? गांधीनगर, गुजरात में ही हुई थी. एंड रिसेंटली 15th एडिशन हुआ था ITU क्लाइडोस्कोप एकेडमिक कॉन्फ्रेंस का और ये कहाँ पर हुई थी? द एग्जैक्ट लोकेशन इज न्यू दिल्ली. फाइन. एंड रिसेंटली 14th बाइनियल लेक कॉन्फ्रेंस हुई थी. कहाँ पर? मूद बिद्री में. और इसकी थीम आपसे पूछी जा रही है दैट इज वेटलैंड्स फॉर ह्यूमन वेलबीइंग. फाइन. 10th कॉप हुई थी टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD. ये कब स्टार्ट हुई थी? सो कैली, कोलंबिया में स्टार्ट हुई थी. फाइन. रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस हुई थी इट इज नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द राइट्स ऑफ ओल्डर पर्सन और ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई थी? सो द आंसर इज न्यू दिल्ली. फाइन. Now let's move to the next question. Next question is recently the Himachal Pradesh government inaugurated the first digital library of the state in which city? So recently जो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट है उन्होंने फर्स्ट डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएट करी और हिमाचल प्रदेश के किस सिटी में, किस डिस्ट्रिक्ट में इसे स्टार्ट किया गया? सो ये इनिशिएटिव हुआ था कहाँ पर? बिलासपुर में हुआ था. फाइन. सो रिसेंटली जो हिमाचल प्रदेश के CM है सुखविंदर सिंह सुक्खू जिनके 2020 में अपॉइंटमेंट हुई थी एज द CM ऑफ हिमाचल प्रदेश और इंडियन कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस से ये बिलोंग करते हैं. इन्होंने ओपन किया हिमाचल प्रदेश की फर्स्ट डिजिटल लाइब्रेरी. कहाँ पर? बिलासपुर में. ये जो लाइब्रेरी है इसमें
40 पीपल्स की सिटिंग अरेंजमेंट है, प्लस essential amenities हैं. Amenities means comfort and 2500 बुक्स ये ऑफर करती है, फ्री पब्लिक एक्सेस टू एनसीईआरटी एंड सीबीएसई बुक क्लास फर्स्ट से 12 तक की रेंज में. सो फर्स्ट डिजिटल लाइब्रेरी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है. कहाँ पर स्टार्ट हुई? बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट हुई. फाइन. इसी क्वेश्चन के साथ हम रिवाइज करेंगे फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड के क्वेश्चन जो कि हाल ही फिलहाल न्यूज में थे. सो रिसेंटली इंडियन स्किमर बर्ड्स को स्पॉट किया गया तेलंगाना के एक डैम पर, मार्किंग अ फर्स्ट फॉर स्टेट. स्टेट के लिए फर्स्ट टाइम था ये बर्ड. और किस डैम पर इसे ऑब्जर्व किया गया? सो द नेम ऑफ द डैम इज लोअर मनेर डैम. कहाँ पर है? तेलंगाना में. फाइन. रिसेंटली वेयर वॉज बिहार फर्स्ट ड्राई पोर्ट इनोग्रेटेड. सो बिहार का पहला जो ड्राई पोर्ट है ये बिहता में इनोग्रेट किया गया. फाइन. Which Indian organization has initiated the first ever mid-career training program for BIMSTEC civil servants? So BIMSTEC civil servants के लिए जो फर्स्ट एवर मिड करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ने इनिशिएट किया. सो इट इज डन बाय नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस. फाइन. रिसेंटली इंडिया का पहला कोल गैलरी इसे कहाँ पर इनोग्रेट किया गया? नेशनल साइंस सेंटर न्यू दिल्ली में इसे इनोग्रेट किया गया. एंड फर्स्ट G7 डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग ये किस कंट्री ने होस्ट करी थी? इटली ने होस्ट करी. फाइन. रिसेंटली ऑर्गेनाइजेशन ने होस्ट किया था फर्स्ट एवर इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑन इंडियन डांस. एंड जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट ऑर्गेनाइजेशन इज संगीत नाटक अकेडमी. फाइन. रिसेंटली इंडिया ने एक्सटेंड किया है इट्स फर्स्ट एवर रुपी denominated line of credit to which country for water pipeline replacement project. So इंडिया का ये जो इनिशिएटिव है ये हुआ है मॉरिशस के साथ. फाइन. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मिशन अमृत सरोवर? सो रिसेंटली मिशन अमृत सरोवर को लेकर न्यूज रही एंड इसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट आपसे पूछा जा रहा है. सो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इस मिशन का वो क्या है? टू एड्रेस द वाटर क्राइसिस इन रूरल एरिया. सो रूरल एरियाज को डेडिकेटेड है मिशन अमृत सरोवर. सो बेसिकली इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया था 24 अप्रैल 2020 को. और जो एम था वो 75 सरोवर्स को बिल्ड करना है. और टारगेट है इंडिया की जो 75th इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी आएगी तब तक, सो दैट रूरल वाटर क्राइसिस को एड्रेस किया जा सके. फाइन. सो इंडिया 75th इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी को डेडिकेटेड था ये मिशन अमृत सरोवर और टारगेट है टू बिल्ड 75 सरोवर. बेसिकली इस प्रोजेक्ट का जो मेन एजेंडा है प्रमोट करना है वाटर कंजर्वेशन, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट और जो सॉइल यूज हो रही है खनन से एक्सकवेटेड जो सॉइल होगी उसे इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज करना, ये मेन ऑब्जेक्टिव है मिशन अमृत सरोवर का. फाइन. इसी के साथ मिशन अमृत सरोवर से एक क्वेश्चन न्यूज में रहता है कि कितनी मिनिस्ट्रीज मिशन अमृत सरोवर में इन्वॉल्व है. सो बेसिकली प्रेजेंट टाइम में 8 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट मिशन अमृत सरोवर का पार्ट है. और ऑब्जेक्टिवली आपसे पूछ सकते हैं कौन सी है कौन सा नहीं है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसका पार्ट है. डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज इस मिशन का पार्ट है. थर्ड जो है वो है डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन. फोर्थ है डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज. फिफ्थ है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज. एंड सिक्स्थ है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज. एंड जो लास्ट वन है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे. टोटल ये 8 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज ये पार्ट है मिशन अमृत सरोवर का. फाइन. लेट्स मूव टू द रिवीजन क्वेश्चन. सो रिसेंटली जितने भी इनिशिएटिव रहे हैं उनके ऑब्जेक्टिव के बारे में हम बात करेंगे. सो रिसेंटली अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 06 को लॉन्च किया गया था जिसे इसरो ने डेवलप करा है. इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लस ओशनोग्राफिक स्टडीज. फाइन. सो ये मेन ऑब्जेक्टिव रहा था. रिसेंटली SPADX मिशन ये न्यूज में था. इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? सो टू डेवलप इंडिजिनस टेक्नोलॉजी फॉर डॉकिंग टू स्पेस क्राफ्ट. फाइन. एंड रिसेंटली कर्मयोगी सप्ताह ये न्यूज में रहा था. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेट किया था. और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? बोल्स्टर इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी डेवलपमेंट फॉर सिविल सर्वेंट. ये
मेन ऑब्जेक्टिव था कर्मयोगी सप्ताह, जो कि सिविल सर्वेंट्स के लिए डेडिकेटेड रहा। प्रोबा 3 मिशन आया था बाय द यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है टू क्रिएट एन आर्टिफिशियल इक्लिप्स फॉर डिटेल ऑब्जर्वेशन ऑफ सन्स कोरोना। सो सन के कोरोना को डिटेल स्टडी करने के लिए इसे डेवलप किया गया है, प्रोबा 3 मिशन बाय ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। एसबीएस मिशन था स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, बेटर लैंड एंड मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस फॉर सिविलियन एंड मिलिट्री एप्लीकेशन, ये मेन ऑब्जेक्टिव रहा था। फाइन। एंड फोर्टिफाइड राइट्स इनिशिएटिव, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट कॉम्बेट मैलन्यूट्रिशन, इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव रहा था। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ निक्षय पोषण योजना। सो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था ऑफर इंसेंटिव फॉर न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू टीबी पेशेंट्स। सो ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट्स के लिए, टीबी पेशेंट के लिए न्यूट्रिशनल सपोर्ट करना, इंसेंटिव प्रोवाइड करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था निक्षय पोषण योजना। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Next one is, where was the 8th edition of the Future Investment Initiative organized? So recently 8th edition complete हुआ Future Investment Initiative का, और ये कहाँ पर हुआ? So the answer is option number C, रियाद में हुआ। Fine. So रियाद ये कहाँ पर है? सऊदी अरेबिया में लोकेटेड है। So recently जो कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल, उन्होंने अटेंड किया था 8th फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव, जो कि कहाँ पर हुआ? रियाद, सऊदी अरब में हुआ, सो दैट इंडिया और सऊदी अरब के जो इकोनॉमिक टाइज है उन्हें स्ट्रेंथन किया जा सके। सो बेसिकली फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का जो अदर नेम है वो है डावोस इन दी डेजर्ट। नाम से ही समझ आता है, इसका कंपैरिजन किया जाता है डावोस मीटिंग से, जो कि एनुअली WEF अरेंज करता है, कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में, डावोस स्विट्जरलैंड में, सो दैट मल्टीपल कंट्रीज के बिटवीन इकोनॉमिक टाइज को स्ट्रेंथन किया जा सके। और उसी से इंस्पिरेशन लेकर इंडिया एंड सऊदी अरब के बिटवीन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव को 2017 में स्टार्ट किया गया था, और इस बार 8th एडिशन कंप्लीट हुआ, कहाँ पर? रियाद में। फाइन। सऊदी अरेबिया ये इंडिया का 5th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है विद USD $43 बिलियन, फाइन, बायलेटरल ट्रेड में। और जो बेसिकली इसका मेन ऑब्जेक्टिव है सऊदी अरब का इंडिया में, वो क्या है? ऑयल एंड रिन्यूएबल एनर्जी का जो सेक्टर है उस पर फोकस करना, एंड डेवलपमेंट गोल रहा दोनों नेशन का। फाइन। Next question is, which day is observed as National Unity Day? So National Unity Day ये कब observe किया जाता है? Answer is option number C, 31st October. So 31st October को annually हम celebrate करते हैं National Unity Day to honor सरदार वल्लभ भाई पटेल birth anniversary. Fine. So सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, मेजर लीडर रह चुके हैं ये इंडिया के इंडिपेंडेंस डेज में, वी ऑल नो। प्लस ये हमारे फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है एंड होम मिनिस्टर रह चुके हैं। इनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन है इंडिया के लिए वो क्या है? ओवर 560, टोटल 565 का डेटा मैंने चेक किया है। प्रिंसली स्टेट्स को यूनाइट करने में इनका मेन कंट्रीब्यूशन रहा है, इंडियन इकोनॉमी में इंडिया को यूनाइट करने में 565 रियासतों को इंडिया में मर्ज करना, ये इनका मेजर रोल रहा। फाइन। इसी के साथ जो मेन डेज अभी न्यूज में रहे हम उन्हें रिवाइज करेंगे। सो इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? 23 अक्टूबर को। वर्ल्ड पोलियो डे 24 अक्टूबर को। यूनाइटेड नेशन डे 24 अक्टूबर को। वर्ल्ड आयोडीन डिफिशियंसी डे 21 अक्टूबर को। पुलिस कमेमोरेशन डे 21। वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस ये ऑब्जर्व किया जाता है 20 अक्टूबर को, और थीम क्या थी? से नो टू फ्रजाइल बोन्स। एंड वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे ये ऑब्जर्व किया जाता है 20 अक्टूबर को एनुअली। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, recently where were the sandstone replicas of the Konark wheel installed? So recently Konark wheel के replicas को install किया गया, और कहाँ पर किया गया? So the answer of the question is option number C, राष्ट्रपति भवन में। So recently 4 sandstone replicas of the Konark wheel इन्हें प्लेस किया गया है राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में एंड अमृत उद्यान में। फाइन। टोटल कितने? 4 सैंडस्टोन रेप्लिकास को कोणार्क व्हील की। फाइन।
सो बेसिकली ये जो इंस्टॉलेशन अभी रिसेंटली डन हुआ है ये शोकेस करता है इंडिया के कल्चरल हेरिटेज को टू दी विजिटर्स। फाइन। कोणार्क सन टेम्पल जो कि यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उड़ीसा के आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करता है, प्लस ये रिप्रेजेंट करता है सन गॉड्स चैरियट। एंड इसी के साथ कोणार्क सन टेम्पल के कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो किंग नरसिम्हा देव ने कंस्ट्रक्ट कराया था कोणार्क सन टेम्पल को 13th सेंचुरी में। एंड कोणार्क सन टेम्पल को इसकी कलिंगा आर्किटेक्चर स्टाइल के लिए जाना जाता है। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, which organization has developed a catalyst to produce methanol using gases emitted from fossil-fired power plant? Fine. So fossil-fired power plant से जो गैस emit हो रही है उन्हें convert करना है मेथनॉल में, और इसके लिए कैटलिस्ट को डेवलप करा है एक ऑर्गेनाइजेशन ने, और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपसे पूछा जा रहा है। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। सो रिसेंटली एनटीपीसी ने एक कैटलिस्ट को क्रिएट करा है सो दैट मेथनॉल को प्रोड्यूस किया जा सके फॉसिल फायर्ड पावर प्लांट से जो गैसेस प्रोड्यूस होती है उन्हें यूज करके। फाइन। सो बेसिकली इस प्रोजेक्ट के लिए जो पार्टनरशिप हुई है वो एनटीपीसी एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम के बिटवीन हुई है। ये जो कैटलिस्ट इसमें यूज किया जा रहा है ये CO2 को कन्वर्ट करता है फ्लू गैस से इनटू हाई प्योरिटी मेथनॉल। फाइन। सो कैप्चर CO2 को मेथनॉल में कन्वर्ट करना ये इस कैटलिस्ट का काम है, और इस कैटलिस्ट को डेवलप करा है एनटीपीसी प्लस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम ने। फाइन। एनटीपीसी की अगर हम बात करें तो एनटीपीसी को एस्टेब्लिश किया गया था 1975 में। जो करंट चेयरमैन है वो कौन है? गुरदीप सिंह है। एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको मिलेगा कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। इसी के साथ मेथनॉल का फॉर्मूले की हम बात की जाए, इसी के साथ जो केमिकल फॉर्मूला है मेथनॉल का वो क्या है? CH3OH। अल्कोहल इसका फंक्शनल ग्रुप है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, where was India's first helicopter ambulance service launched? So recently India की first helicopter ambulance service इसे कहाँ पर लॉन्च किया गया? So इंडिया की इकोनॉमी में अ मेजर एवोल्यूशन हेल्थ सेक्टर में, और ये इनिशिएटिव कहाँ पे हुआ? एम्स ऋषिकेश में हुआ। पीएम मोदी ने रिसेंटली लॉन्च करी इंडिया की फर्स्ट हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सर्विस ऋषिकेश एम्स में, सो दैट इमरजेंसी हेल्थ केयर में जो कॉपरेशन है उन्हें एनहेंस किया जा सके। फाइन। सो ये जो मेजर डेवलपमेंट हुआ है रिसेंट, ये पार्ट है इंडिया का जो हेल्थ केयर प्लान आया था अभी रिसेंटली। एक हेल्थ केयर प्लान आया था इंडिया का, 12,850 करोड़ उसकी बजट वैल्यू थी। बता सकते हैं कौन सा था? तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने धनतेरस पर एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। कहाँ पर? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में, न्यू दिल्ली में। हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था 9th आयुर्वेदा डे पर इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था। इस प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है वो 12,850 करोड़ है, सो दैट हेल्थ सेक्टर प्रोजेक्ट्स में डेवलपमेंट को एनहांस किया जा सके। और उसी प्रोजेक्ट का पार्ट है ये फर्स्ट हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सर्विस, जो कि कहाँ पर स्टार्ट हुई है? ऋषिकेश में, मेजरली उत्तराखंड के पार्ट्स में एंड उत्तर प्रदेश के पार्ट्स में। फाइन। इसी के साथ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड के क्वेश्चन हम यहाँ से रिवाइज करने वाले हैं। ओके, वो हमने ऑलरेडी लास्ट क्वेश्चन के साथ कर लिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू स्टेंट रिट्रीवर टेक्नोलॉजी रिसेंटली लॉन्च्ड इन इंडिया टू इम्प्रूव स्ट्रोक ट्रीटमेंट? सो स्ट्रोक ट्रीटमेंट को इम्प्रूव करने के लिए एक न्यू स्टेंट रिट्रीवर टेक्नोलॉजी को रिसेंटली इंडिया में लॉन्च किया गया है, और इसका नाम आपसे पूछा जा रहा है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, ग्रास रूट। सो इस टेक्नोलॉजी का नेम है ग्रास रूट। सो बेसिकली स्ट्रोक ट्रीटमेंट क्या होता है? सो ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन को इनहेंस करने के लिए स्ट्रोक ट्रीटमेंट को यूज किया जाता है, और इसके इफेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए रिसेंटली ग्रास रूट टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया गया। कहाँ पर? एम्स न्यू दिल्ली में। फाइन। सो इंडिया में रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 3,75,000 एलिजिबल पेशेंट्स हैं जिन्हें ट्रीटमेंट चाहिए, स्ट्रोक ट्रीटमेंट। लेकिन इतने सारे पेशेंट में से केवल 4,500 को ही
केयरफुली ट्रीटमेंट मिलता है और इसी के लिए एक न्यू टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया है, दैट इज ग्रास रूट. फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is, what atmospheric phenomenon was recently observed above Antarctic's Pine Island Glacier by NASA's Landsat 8 satellite? So recently NASA का एक satellite, that is Landsat 8 satellite, इन्होंने ऑब्जर्व करा है एक फिनोमिनन को. कहाँ पर? अबव अंटार्कटिक पाइन आइलैंड ग्लेशियर. और ये जो मेजर अनुभव नासा ने ऑब्जर्व किया है, दैट इज सी स्मोक. सो सी स्मोक को ऑब्जर्व किया गया है अंटार्कटिका के पाइन आइलैंड ग्लेशियर में. फाइन, सी स्मोक बेसिकली ये तब बनता है जब कोल्ड एयर वार्म वाटर के साथ मिक्स होती है. सो इट विल क्रिएट फॉग लाइक स्ट्रक्चर जिसे सी स्मोक के नाम से जाना जाता है. फाइन, एंड पाइन आइलैंड ग्लेशियर ये कहाँ पर लोकेटेड है? अंटार्कटिक में लोकेटेड है. फाइन, सो अंटार्कटिक की बात करते हैं इस क्वेश्चन के साथ. सो बेसिकली जो अंटार्कटिक है ये फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का. इसका जो साइज है ये यूरोप से भी लार्जर है एंड ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर करें तो ट्वाइस दी साइज है. ऑस्ट्रेलिया का डबल है. फाइन, यहीं पर माउंट एरेबस है जो कि एक एक्टिव वोल्केनो की कैटेगरी में काउंट किया जाता है. माउंट एरेबस. फाइन, माउंट एरेबस की सेकंड हाईएस्ट है कहाँ पर? अंटार्कटिक में. एंड फर्स्ट हाईएस्ट कौन सा है वो आपको बता रहा है मुझे. प्लस अगर आपसे पूछा जाए साउथर्न मोस्ट एक्टिव वोल्केनो ऑन अर्थ नाम बताइए, तो दैट इज आल्सो माउंट एरेबस. फाइन, सो माउंट एरेबस ये एक्टिव वोल्केनो है, साउथर्न मोस्ट का एक्टिव वोल्केनो ऑन अर्थ. फाइन, आगे बढ़ते हैं. इसी से रिलेटेड क्वेश्चन के साथ जो हम रिवीजन क्वेश्चन कवर कर सकते हैं वो है नासा से रिलेटेड, हम वो कवर करेंगे. सो रिसेंटली लीसा मिशन था जो कि एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है नासा एंड जो अदर स्पेस एजेंसी है, दैट इज ईएसए, लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटेना मिशन. फाइन, व्हाट इज कैल्डवेल 45 जिसे रिसेंटली नासा ने हाईलाइट करा? एक स्पाइरल गैलेक्सी है ये. यूरोपा क्लिपर मिशन है, ये नासा का ही है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जुपिटर का जो आईसी मून है उसे एक्सप्लोर करना. नासा ने रिसेंटली कंफर्म किया था सैटर्न की जो रिंग है आर एक्सपेक्टेड टू डिसअपियर, और कब तक? 2025 मार्च तक बताया जा रहा है. नासा का जो परसिवरेंस रोवर है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सीक साइंस ऑफ एंशिएंट लाइफ ऑन मार्स एंड कलेक्ट रॉक एंड सॉइल सैंपल्स. फाइन, नासा का चेपिया मिशन जो कि न्यूज में था, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सिमुलेट ईयर लॉक स्टे ऑन द मार्स सरफेस ऑन मार्स. फाइन, सो मार्स की सरफेस पर लॉन्ग स्टे को सिमुलेट करना ये मेन ऑब्जेक्टिव है नासा चेपिया मिशन. फाइन, इसी के साथ जूनो प्रोब जो कि नासा का स्पेस क्राफ्ट है, किस प्लैनेट के लिए इसे डिजाइन किया गया था? जुपिटर के लिए इसे डिजाइन किया गया. फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज व्हिच मिनिस्ट्री इंस्टीट्यूटेड द केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक टू बूस्ट द मोरल ऑफ ऑल पुलिस पर्सनल. सो रिसेंटली मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव द केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक इसे इनिशिएट किया गया. और किस मिनिस्ट्री ने इनिशिएट करा? सो इट इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर. अमित शाह के द्वारा इसे इनिशिएट किया गया. सो रिसेंटली 2024 में 463 पर्सनल को ये अवार्ड दिया गया, स्टाफ को ये अवार्ड दिया गया. फाइन, केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक फॉर एक्सीलेंस इन स्पेशल ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन इंटेलिजेंसी एंड फॉरेंसिक साइंस. सो इस फील्ड से जुड़े हुए स्टाफ को, टोटल 463 स्टाफ को ये अवार्ड दिया गया. फाइन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने इस अवार्ड को स्टार्ट करा था 1 Feb 2024 को, सो दैट हाई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को प्रमोट किया जा सके. और इस अवार्ड को एनुअली 31 अक्टूबर को दिया जाएगा. 31 अक्टूबर को जब हम सेलिब्रेट करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी को, नेशनल यूनिटी डे को. फाइन, सो बेसिकली ये जो अवार्ड है ये पुलिस फोर्सेस को दिया जाता है, सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है. इसी के साथ हम कवर कर सकते हैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, दैट इज CAPF. क्या आप बता सकते हैं CAPF के अंडर कितनी सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है? सो करंट इंडिया में टोटल जो ऑर्गेनाइजेशन है, टोटल 7 सिक्योरिटी फोर्सेस है
जो CAPF के अंडर काम करती है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, दैट इज असम राइफल्स, BSF, CISF, फाइन, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसके अलावा CRPF, ITBP एंड SSB सशस्त्र सीमा बल, फाइन। तो टोटल 7 सिक्योरिटी फोर्सेस है जो कि काम करती है अंडर CAPF, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। और ईच सिक्योरिटी फोर्स को जो हेड करते हैं वो कौन है? इंडियन पुलिस सर्विस, IPS हेड करता है, फाइन। लेट्स मूव टू द रिवीजन क्वेश्चन। सो रिसेंटली अवार्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चन न्यूज में रहे, हम उनका रिवीजन करने वाले हैं। उर्मिला चौधरी हु रिसेंटली वॉन द ग्लोबल एंटी रेशनिज्म चैंपियनशिप अवार्ड, ये किस कंट्री से बिलोंग करती है? नेपाल से करती है ये बिलोंग। एंड रिसेंटली एक इंडियन ने रिसीव करा है IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड फॉर द चंद्रयान 3 मिशन, और ये एस सोमनाथ को मिला है। एंड विच स्टेट हैज बैक द बेस्ट स्टेट अवार्ड इन द 5th नेशनल वाटर अवार्ड 23, और ये उड़ीसा को मिला है। इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज ये किन्हें मिला था? सो टोटल 3 पर्सन को मिला था, डारोन एस मुगलू, साइमन जॉनसन एंड जेम्स रॉबिन्सन, फाइन। एक जापानीज ऑर्गेनाइजेशन को 2024 में नोबेल पीस प्राइज मिला था, बता सकते हैं वो जापानीज ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? निहोन हिदांक्यो, फाइन। लिटरेचर का जो नोबेल प्राइज है वो मिला है हांगकांग को। केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज ये 3 पर्सन को मिला है, डेविड बेकर, टैमिथ हेजविस एंड जॉन एप, फाइन। इसी के साथ ये सेशन यहाँ पर एंड होता है रिवीजन एंड करंट न्यूज के एनालिसिस के साथ। नाउ आज के जो क्विज के क्वेश्चन है हम वो डिस्कस करेंगे। सो लास्ट अक्टूबर के रिवीजन क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पर आपको शो हो रहे, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, फाइन। सो इसी के साथ यहाँ पे हम सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर, एंड डू नॉट फॉरगेट टू आंसर दीज क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स।